हेलो नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी अर्थात जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। सामान्यतः आपने सुना भी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब बात की तो इसको जब एक बार सुनिश्चित कर दिया जाता है तो कोई भी सरकारी जो संस्थान या फिर कोई भी व्यापारी इससे कम कीमत पर आपके जो फसल होते हैं उन उत्पादों को खरीद नहीं सकता है। कम से कम ये कीमत होती है, इससे अधिक आप चाहे जितने में बेच पाए। सरकार खास करके हमारे यहाँ पे जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करें या फिर किसानों की आय वगैरह की बात करते हैं तो उन सब बिंदुओं को आधारित करते हुए इस एमएसपी को निर्धारित करता रहता है। हमारे यहाँ पे एमएसपी खास करके आपने सुना भी होगा, दो बार में डिसाइड की जाती है। एक होती है रबी फसलों के लिए और एक होती है खरीफ फसलों के लिए। यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो एमएसपी डिसाइड की जाती है ये आने वाले अगले साल का जो उत्पादन होता है उसके लिए किया जाता है। तो अब की बार जो एमएसपी डिसाइड है ये आपके रबी फसल के लिए है, अर्थात आप कह सकते हैं कि अब आपका आने वाले दिनों में क्या होगा, खरीफ फसलों के लिए है। तो खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाएगा। तो इसी खरीफ फसलों के लिए आपके नए एमएसपी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि किस किस वैरायटी के जो आपके अनाज है उनकी क्या क्या कीमत रहने वाली है। तो एक एक बिंदुओं को हम देखेंगे और कौन कौन से अनाजों के कितने कितने दाम रखे गए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एक छोटा सा यहाँ पे सेशन हम रखेंगे कि एमएसपी आखिर होती क्या है, कैसे उसका निर्धारण वगैरह देख मिलता है। तो चलिएगा एक एक बिंदुओं की स्वस्थ शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यही होती है एमएसपी आखिर हम किन किन फसलों का जारी करते हैं। तो आप भी जानते होंगे एमएसपी जो हमारे यहाँ पे होती है ना, वह 23 विशेष फसलों की जारी की जाती हैं, जिसमें 22 तो फसलें होती हैं और एक जो होता है वह आपका गन्ना हो जाता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो कुल फसलों के क्रम में जब हम फसलों की बात करें तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे 7 होते हैं अनाज वाली फसलें। कौन कौन सी? तो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, इन सब के लिए हम एमएसपी निर्धारित करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरा होता है 5 प्रकार की दालें। कौन कौन सी? तो चना, अरहर, इसके अलावा उड़द और फिर आपकी मूंग और फिर आपकी मसूर। दाल के अलावा तिलहन से संबंधित 7 फसलें हैं, जो जैसे तिलहन में जैसे रेपसीड अर्थात सरसों की जब बात करती है तो सरसों फसलों में खास करके मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और इसके अलावा देखा जाए जिसको हम नाइजर सीड के नाम से जानते हैं तो ये आपको मिलता है। और 4 यहाँ पे व्यापारिक फसलें होती हैं। व्यापारिक फसलें आप भी जानते हैं, ऐसी फसलें जिनको हम सीधे तौर पे क्या करते हैं, बेच करके पैसा प्राप्त करते हैं। तो ये जो 4 व्यापारिक फसलें हैं उनमें कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट, ये आपकी क्या हो जाती हैं, यह इसमें आपको देखने को मिलती हैं। खासा यहाँ पे गन्ने को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि गन्ने का एमएसपी नहीं तय होता है, इसका एफआरपी तय किया जाता है। क्लियर? तो ये 23 विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिसमें 22 फसलें हैं और एक आपका गन्ना हो जाता है जिसकी हम एफआरपी तय करते हैं। तो कुल मिला के 23 फसलें होती हैं जिसका आपका इसमें निर्धारण किया जाता है। अब एमएसपी के संदर्भ में अगर जो इन 23 फसलों की बात करें तो आखिर सरकार ने यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए, इसके बारे में अगर जो जाना जाए तो सबसे पहला बिंदु तो यही ध्यान रखिएगा कि जो सरकार ने यहाँ पे प्रमुख बिंदु रेखांकित किए हैं वह कुछ इस तरीके से है कि ये अलग अलग आपकी फसलें हो जाती हैं, जैसे अनाज वाली और दाल के अलावा और भी कुछ फसलें और साथ ही साथ सीड वाली। अगर यहाँ पे हम फसलों की बात करें तो किन किन फसलों के क्या क्या दाम रखे गए इसके बारे में हमें विशेष जानना चाहिए। तो अभी खरीफ सीजन का जो अग्रिम सीजन आने वाला है, मतलब जो नया सेशन होगा जहां पे खरीफ के फसल आपके उगाए जाएंगे, तो इन खरीफ फसलों के लिए जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि यह अगले साल के लिए होता है, अर्थात 2022-23 के लिए जो आपका उत्पादन होगा उसके लिए आपका यहाँ पे बिंदु है। अब अगर देखा जाए तो धान सबसे पहला जो है वह सामान्य किस्म का, अगर जो आज इसके रेट की बात करें तो इसका रेट कितना है, यह आपका किया गया है 2040 रुपये। कितना? 2040 रुपये की जब बात करें तो ये आज आपके धान का क्या हो गया है, यहाँ पे रेट हो गया है। प्रमुखता से धान का 2 क्वालिटी होता है, एक होता है सामान्य धान और एक होती है सामान्य धान के अलावा ग्रेड ए क्वालिटी के धान। अगर उसकी बात करें तो उसकी एमएसपी कितनी हुई है, तो उसकी एमएसपी यहाँ पे 2060 रुपये हुई है। खासा यहीं पर अगर देखा जाए तो ज्वार, और ये ज्वार कैसी, तो ये जो हाइब्रिड वाली होती है इसकी कीमत 2970 रुपये डिसाइड किया गया। जबकि ज्वार जो मलदंडी होती है एक तरीके से देसी किस्म वाली, इसकी जब बात की तो इसका 2990 रुपया रखा गया है। बाजरे की जब बात की तो बाजरा का कितना कीमत है, तो 2350 रुपये बाजरे की कीमत रखी गई। रागी की जब बात की तो रागी के 3578 रुपये यहाँ पे आपके सुनिश्चित किए गए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मक्का और मक्के की कीमत कितनी निर्धारित है, तो ये आपका 1962 रुपये निर्धारित किया गया।
तूर दाल या जिसको हम कभी कभी अरहर के दाल के नाम पे जानते हैं, इसकी कीमत कितनी है? तो इसकी कीमत है 6,600 रुपये। मूंग दाल की जब बात करें तो मूंग दाल हमारे यहाँ पे 7,775 रुपये, और उड़द की जब बात करें तो उड़द का 6,600 रुपये। मूंगफली की जब बात की तो मूंगफली के 5,850 रुपये सुनिश्चित किए गए। और इसी तरीके से सूरजमुखी की जब बात करें तो सूरजमुखी का दाम 6,400 रुपये सुनिश्चित है। साथ ही साथ सोयाबीन की जब बात करें, जो सोयाबीन येलो कलर का होता है, वह आपके 4,300 रुपये यहाँ पे दाम रखा गया। तिल की जब बात की तो तिल के लिए 7,830 रुपये रखा गया। और राम तिल की जब बात की तो राम तिल का दाम 7,287 रुपये रखा गया। कपास की जब बात की तो कपास दो प्रकार का होता है, आपने सुना भी होगा। एक अमेरिकी किस्म की कपास हमारे यहाँ पे उगाई जाती है, एक स्वदेशी किस्म की। तो अमेरिकी किस्म की जो आपकी कपास है, जिसको हम लंबा रेशा के नाम से जानते हैं, तो ये 6,380 रुपये। जबकि जो हमारी देसी किस्म के है, जिसके मध्यम रेशे होते हैं, छोटे रेशे, उस कपास की जब बात करें तो उसकी जो आपकी रेट रखी गई है वो आपका 6,080 रुपये यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी तरीके से रखी गई है। अब इस सूची में ध्यान रखिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जाता है वह ये देखने मिलता है कि हमारे किस एक फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो फसल है जिसमें 523 रुपये का, इसके अलावा और कहीं पे इतनी भारी वृद्धि नहीं हुई है, भारी भरकम। तो ये 523 रुपया किस में वृद्धि हुई है? तो तिल की फसल में हुई है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तिल की फसल में ज्यादा मात्रा में वृद्धि की गई है पैसे की, वो की गई है 523 रुपये। तो ये आने वाले जो आपकी खरीफ की फसल है उसके लिए एमएसपी तय किया गया है आपके केंद्र सरकार के द्वारा। अब आपके मन में यही सवाल आता है कि ये एमएसपी, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं, प्रति कुंटल सरकार इसको खरीदती भी है और हम बेचते भी हैं। लेकिन एमएसपी आखिर क्यों तय किया जाता है और कैसे इसका आधार तय होता है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो यही आती है, आखिर एमएसपी क्यों? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे खेती उत्पाद होते हैं ना, वो पूरी तरीके से अस्थिर होते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन में जब युद्ध हो गया तो कैसे गेहूं की कीमतें क्या हो गई, आसमान छूने लगी। क्यों? क्योंकि रूस भी और यूक्रेन भी, जिसको गेहूं का डलिया बोला जाता है, वो पूरा क्षेत्र आपका युद्ध में जब संलिप्त हो गया तो वहां पे खेती बाड़ी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। शायद इसी बिंदु के कारण आपके भारत सरकार ने क्या किया, आपके गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। क्यों? क्योंकि आज हमारी पहली जरूरत हो गई है खाद्य सुरक्षा। तो कृषि मूल्य क्या होते हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों के कारण, कभी युद्ध हो गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी आगजनी हो गई, तो इस कारण से कृषि के जो उत्पाद होते हैं उसके मूल्य हमेशा अस्थिर रहते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे आलू, प्याज, टमाटर, इसमें आपने देखा होगा कि जब अधिक मात्रा में मार्केट में होते हैं तो इनके दाम बिल्कुल डाउन होते हैं, लेकिन जब इनकी शॉर्टेज होती है तो ये 100 रुपये किलो बिकने लगते हैं। तो उसी तरीके से ये जो खेती बाड़ी से संबंधित आपकी चीजें होती हैं उनके मूल्य क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। और जब अस्थिर होते हैं तो सीधी सी बात है, जिस साल में किसान अच्छी फसल उगाएगा तो उसका तो घाटा हो जाएगा, और जिस साल में किसान कम मात्रा में फसल उगाएगा तो उस टाइम पे अनाज के दाम आसमान चढ़े होंगे। तो अब किस में प्रमोशन मिलेगा? क्या कोई किसान चाहेगा कि अधिक मात्रा में वह अनाज उगाए, जबकि हमारी जरूरत क्या है, खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना है। क्यों? क्योंकि अपने लोगों का भी पेट भरना है और विभिन्न देशों तक हमें निर्यात भी करना है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि फसलों की कीमत में ये जो उतार चढ़ाव होता है वह भविष्य के आपूर्ति पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, उस कारण से क्या होता है, यहाँ पे हम इसको तय करते हैं। जाहिर सी बात है, रेट अगर जो डामाडोल होंगे तो किसान क्या करेगा, अपने आप को विड्रॉल करेगा, और उसी को रोकने के लिए हम एक सुनिश्चित धनराशि यहाँ पे तय कर देते हैं। तो किसान का मनोबल बूस्ट रहता है कि अच्छा, कुछ हो चाहे ना हो, इतना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो डिसाइड किया जाता है वह आने वाली फसल के लिए आपका निर्धारित किया जाता है। इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहाँ पे देखा जाए तो अगले साल के लिए जब इसको रखा जाता है तो इसका मतलब अगले साल की जो आपकी आपूर्ति में कमी है, मतलब जितना हम उत्पादन करेंगे उसको बेचेंगे, और साथ ही साथ जो उपभोक्ताओं के लिए आपके वृद्धि की बात होती है उसका एक प्रमुख कारण देख मिलता है। इसके मुकाबले की जब बात की तो इसका जो उत्पादन, खास करके ये जो आपका डिसाइड किया जाता है एमएसपी, वह किसके द्वारा, तो यह हमारे यहाँ पे हर साल भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। केंद्र सरकार, भारत सरकार की जब बात करें तो उसके माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग रेट नहीं होते हैं। हाँ, कुछ राज्य क्या करते हैं, कभी कभी बोनस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दाम तय होता है वह पूरे भारत के लिए एक ही दाम तय होता है।
विशेष अगर जो इस एमएसपी की बात करें तो आपके मन में यह क्वेश्चन आता है कि इस एमएसपी को कौन निर्धारित करता है। केंद्र सरकार तो निर्धारित करती है, लेकिन केंद्र सरकार क्या सारे काम करती है? कभी नहीं करती है। उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसी डिपार्टमेंटों में ही एक डिपार्टमेंट होता है जो एमएसपी के संदर्भ में चुनिंदा मतलब वही आपके 23 फसल, जिसमें 22 अनाजी फसलें हैं और फिर आपकी क्या हो जाती है, एक आपका जो गन्ना होता है वह आपको दे मिलता है। तो इन 23 फसलों के दाम निर्धारित किए जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इसका जो निर्धारण होता है वह हमारे यहाँ पे एक आयोग है जिसका नाम ही है कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो यह सिफारिश करती है और उसी के आधार पे केंद्र सरकार क्या करती है, दाम को फिक्स कर देती है। प्रमुखतः देखा जाए तो इसका जो एमएसपी लाने का महत्व है यह किस कारण से लाया गया है, तो वही कह रहे हैं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे आज हमें गेहूं के निर्यात की बात का एग्जांपल दिया, तो उस तरीके से वैश्वीकरण के होने के नाते आज कृषि वस्तुओं में क्या हो गया, भारी मात्रा में व्यापार होता है। जैसे हम अपने गेहूं को रूस भेज सकते हैं, हम अपने गेहूं को अफ्रीका भेज सकते हैं, तो लोगों को जहां पे फायदा होगा। निर्यात सरकार ने इसी कारण से बंद किया था कि जब रूस और यूक्रेन में गेहूं की आपूर्ति ठप हो गई है तो बाकी अन्य देशों में खाने की जरूरत है और वह लोग क्या करें, भारी मात्रा में पैसा पे कर रहे हैं इन खाने वाली चीजों के लिए। अब ऐसे में क्या होगा कि जो प्राइवेट व्यापारी होंगे, खास करके अगर इन व्यापारियों की बात करें तो ये हमारे भारत से अनाज लेंगे और धड़ल्ले से बेचना चालू कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारे यहाँ की जो जरूरत होगी एक बड़ी जनसंख्या की, वो जरूरत बिल्कुल ठप पड़ जाएगी और अंततः हमें क्या करना पड़ेगा, दुगने तिगने दाम में अन्य देशों से अनाज को आयात करना पड़ेगा। तो इसी कारण से इस बिंदु को यहाँ पे बंद किया गया कि इससे व्यापार करने वालों को लाभ ना मिले और खास करके हमारे यहाँ पे जो लोगों की खाद्य सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बरकरार रहे, किसानों की रक्षा करना ये इसका पूरा दायित्व होता है। एमएसपी की जब बात करें तो एमएसपी निर्धारित की जाती है उसी कारण से कि बाजार में ये जो उतार चढ़ाव होता है उससे कहीं न कहीं किसान अपने आप को असुरक्षित न महसूस कर पाए, उसके लिए इसको डिसाइड किया जाता है। फसलों की जो आपके दाम होते हैं और साथ ही साथ जो आपके अलग अलग मार्केट होते हैं वहां पे भी लोगों में क्या करनी हो, जैसे लोग कृषि पद्धतियों में अपना निवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो आपके मार्केट वगैरह होते हैं उसमें अपनी पूंजी वगैरह लगाते हैं, तो वह कब लगाएंगे, जब उनको प्रॉफिट दिखेगा। अगर नुकसान दिखेगा, जैसे गांव के किसान खेती करना क्यों ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव में खेती करने से कोई विशेष प्रॉफिट नहीं होता है, तो इस कारण से एक वर्ग केवल खेती करता है, सभी लोग खेती नहीं करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ के खेती में हिस्सा लेना चाहिए और उससे प्रॉफिट प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं गांव का एक ध्येय होता है कि नौकरी कर ले वो बल्कि सुलभ है, बल्कि खेती ना करें, क्योंकि खेती करने से हमारा भारी मात्रा में क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसी कारण से एक बड़ा वर्ग अपना निवेश नहीं करना चाहेगा, तो उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। अब एक बात आती है कि ये जो एमएसपी की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो इस एमएसपी को केंद्र सरकार तो तय करती है, लेकिन इसको तय कैसे किया जाता है, इसका आधार क्या होता है, फार्मूले की जब बात करें तो ध्यान रखिएगा, यही जो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है जिसको हम खास करके CACP बोलते हैं, यह हमारे यहाँ पे एक समिति बनी थी, स्वामीनाथन समिति, हरित क्रांति से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति ने एक फार्मूला निर्धारित किया था और उसके अनुसार इन्होंने क्या किया, एक जब समिति बनाई गई स्वामीनाथन के नाम से, तो उस समिति ने क्या किया, इस फार्मूले को दिया था जहां पे इस एमएसपी को निर्धारित करते हुए कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे A1 की जब बात करें तो यहाँ पे किसान की जो शारीरिक श्रम है उसको देखा जाता है। अगर किसान अपनी खेतों पे पशुओं से मदद ले रहा है तो उस पशु श्रम को देखा जाता है। मशीनी लेबर जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, इन सब की जब बात की जाए तो उनके वैल्यू को भी जोड़ा जाता है। और जमीनी राजस्व, चूंकि आप भी जानते हैं जो जमीन होती है उसकी भी वैल्यू होती है और कई बार इसके मालगुजारी, टैक्स वगैरह की बात होती है तो इसको जोड़ा जाता है और कुछ एडिशनल खर्च है तो उसको इसमें जोड़ा जाता है। दूसरा बिंदु होता है A2 में क्या होता है कि जो पुरानी आपकी A1 वाली सारी चीजें हैं जैसे शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व और कीमतें और इसके अलावा जमीन का किराया। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में एक प्रवृत्ति होती है, जैसे मान लेते हैं हम शहर में रहते हैं तो हमारी गांव में अगर जो जमीन है तो हम गांव की जमीन को किराए पे दे देते हैं, तो इस कंडीशन में वह किराया अलग से लगता है। तो इस कारण से A2 की जब बात करें तो उसमें पुरानी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जमीन का किराया जुड़ जाता है। तो आपके A2
कीमत के रूप में दिख मिलता है। और साथ ही साथ पारिवारिक श्रम में क्या होता है, यहाँ पे परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं उनके मेहनताना की भी बात की जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर हम अकेले खेती करते हैं तो हमारा क्या होता है, शारीरिक श्रम होता है, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे बाल बच्चे परिवार वाले हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा हैं, भाई भाई हैं, इन सब की जब बात करें तो वह जब सभी लोग मिलकर के खेत पे कार्य करते हैं तो उसको हम पारिवारिक श्रम में काउंट करते हैं, क्योंकि उत्पादन पे इस पे कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी या जो छिपी बेरोजगारी होती है वो खेती में इसी कारण से जुटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो हम अकेले किसी खेत पर उत्पादन करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, एक बीघे में कम से कम 10 क्विंटल उत्पादन करेंगे, और अगर जो हम पूरे परिवार के साथ 10 लोग मिलकर के उसी एक बीघे पे उत्पादन करें तब भी उत्पादन में कोई फर्क ना होगा, 10 ही क्विंटल उत्पादन होगा, बल्कि इससे क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। मतलब जब हम श्रम के आधार पे उस अनाज के उत्पादन को, खास करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू वहां पे कम हो जाएगी। तो इस कारण से यहां पे इसको जोड़ा जाता है। अगर हम C2 कीमत की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें A1 को ऐड किया जाता है, पारिवारिक श्रम को ऐड किया जाता है, और साथ ही साथ अगर जो मान लेते हैं कि स्वामित्व वाली कोई जमीन है उसका किराया दिया जा रहा है उसका, और साथ ही साथ जो अस्थायी पूंजी होती है उस पे ब्याज वगैरह। कई बार आपने देखा होगा जैसे अनाज खरीदने, मतलब बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या आपके सिंचाई वगैरह व्यवस्था के लिए आप लोग क्या करते हैं, कई बार आप चीजों को किराए पे लेते हैं। तो जमीन को छोड़ करके अगर कोई भी चीज आप किराए पर लेकर के आते हैं तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे जोड़ी जाती है। तो इस 3 प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या होती है, कीमतों का निर्धारण किया जाता है, A1, A2 और C2। विशेषतः अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो MSP है, अब ये बात आती है कि निर्धारण तो हम कर देते हैं, केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आखिर कब से इसको जारी किया जा रहा है। तो MSP का जो आपका इतिहास है वह हमारे यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग चालू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1942 में, चूंकि उस टाइम पे पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था और वहाँ पे लोगों की जो खाद्य सुरक्षा होती है उसके बारे में यहाँ पे बिंदु रेखांकित देख मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर अंग्रेजों के द्वारा राशन प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की गई 1942 में, जहां पे ब्रिटिश शासन ने क्या किया, एक खाद्य विभाग अपने यहाँ पे स्थापित किया, और जिसको बाद में आज हम खाद्य मंत्रालय के रूप में जानते हैं। हालांकि इसको पुनः कन्वर्ट करके आज हम खाद्य मंत्रालय को खाद्य और कृषि विभाग के रूप में पूरी तरीके से जानते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे राशन प्रणाली की शुरुआत 1942 में हुई थी, आज जो आपका खाद्य और कृषि विभाग के रूप में देख मिलता है वो उसका पूरा विस्तार है। आज के 60 के दशक की जब बात करें तो 60 के दशक के मध्य में भारत में क्या था, कहीं न कहीं कह सकते हो कि भोजन की तीव्र कमी महसूस हुई थी। क्योंकि आप भी जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान, चाइना, इन सब से हमारा युद्ध चल रहा था। एक कहानी आपने सुनी भी होगी, हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी और उन्होंने आह्वान किया अमेरिका से कि हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, उनके लिए क्या करिए, आप अनाज, गेहूं भेज दीजिए। तो अमेरिका ने क्या किया था, उनको दुत्तारा, और एक तरीके से कह सकते हो कि उनको, खास करके भारतवासियों को खाने के लिए जो उनके यहाँ पे सुअर को गेहूं खिलाया जाता था उसको भेजा था। तो इस बात से इंदिरा जी काफी खिन्न हुई और वहीं से हमारे यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जहां पे आज हम गेहूं उत्पादन में तो आत्मनिर्भर है ही हैं, और साथ ही साथ अन्य देशों के थालियों में भी क्या होता है, भारत का अनाज जाता है। इसके अलावा आपने और भी एक कारण सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री का नाम, कि किस तरीके से भुखमरी का शिकार हमारा पूरा देश हुआ करता था। उस समय पे चूंकि चाइना के साथ हमारा युद्ध भी चल रहा था तो उन्होंने अपने एक प्रतीकात्मक रूप में, प्रधानमंत्री जब हम भवन की बात करते हैं तो उसमें हल चलाया था और वहीं पे नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो इन सारे पहलुओं की जब बात करें तो वही कह रहा है कि 60 के दशक में हमारे यहाँ पे जो भोजन की तीव्र कमी थी उसको दूर करने के लिए और अपने यहाँ पे खाद्य भंडार को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए खासा हरित क्रांति को शुरू किया गया। और उसी हरित क्रांति के जन्म के साथ ही साथ हमारे यहाँ पे वर्ष 1964 में भारतीय खाद्य निगम, या जिसको हम FCI के नाम से जानते हैं, क्या, भारतीय खाद्य निगम, या जिसको हम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। और इसी के माध्यम से क्या होता है, इसी के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य पे खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई कि जो किसानों से अनाज खरीदे जाएंगे ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे किसानों का भी नुकसान ना हो और वो भी क्या करें, अपने अनाज को और उत्पादित करने के लिए प्रमोट भी हों। तो इस बिंदु को यहाँ पे रेखांकित किया जाता है। और इसी के लिए सन 1965 में जो खरीदे गए खाद्यान्न होते हैं उसको मूल्य को निर्धारित करने के लिए हमारे यहाँ पे कृषि मूल्य आयोग का गठन किया जाता है। और इसी कृषि मूल्य आयोग की जब बात करते हैं तो इसका नाम सन 1985 में परिवर्तित किया जाता है और इसको अब कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACPB के नाम से जाना जाता है। CACP की जब बात करें, जिसे हम कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं, इसके नाम से सन 1985 से इसको जाना जाता है।
अब इसके माध्यम से क्या होता है, पहले जो हमारे यहाँ पे अनाज को खरीदा जाता था सरकारी गल्ले की दुकान पे, आपने देखा होगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मतलब हमारे यहाँ पे पहले जो अनाज खरीदे जाते थे एमएसपी पे, वो केवल रिजर्व होते थे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस की दुकानें, सरकारी गली की दुकानें, तो उसके पास भेज दिया जाता था और उसके माध्यम से लगभग हर भारतीय नागरिक के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। और ये हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि राशन की जो आज़ादी के पहले की प्रणाली थी, ये पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो एमएसपी का जो निर्धारण किया जाता है वह हमारे यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रभावों के, अलग अलग कारणों के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे आज अगर जो हम एमएसपी का इतना दाम बढ़ा करके पहुंचाए हैं तो उसके कुछ कारण रहे होंगे, जैसे उत्पादक का मूल्य क्या रहा, इसके अलावा आंतरिक जो मूल्य में होने वाले बदलाव हैं, जैसे अनाज के अलग अलग रेट आपके बदलते जा रहे हैं, उर्वरक के रेट बढ़ते जा रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था की रेट बढ़ती जा रही है, तो उस मूल्यों में होने वाले परिवर्तन वो भी इसमें देख मिलता है। साथ ही साथ जो आंतरिक मूल्य है और बाहरी मूल्य है उनके बीच में क्या समानता है। जब हम बाजार की बात करें तो अलग अलग बाजारों में फसलों के रेट क्या है उसका आकलन किया जाता है। साथ ही साथ हमारी जो आज की जरूरत है और हमारे पास कितनी उपलब्धता है इसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं उन फसलों में क्या मूल्यों की समानता है उसकी भी बात रखी जाती है। साथ ही साथ जो औद्योगिक मूल्य हैं, जो औद्योगिक मूल्य हैं उनका संरचना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखा जाता है। रहन सहन का हमारे मूल्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी इस पे देखा जाता है। और दाम की जब बात करें मूल्य की तो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होता है, उसके अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आधार पे इसको भी तय किया जाता है। साथ ही साथ जो आपके अदा किए जाते हैं, मतलब जो पेमेंट किया जाता है, उस पेमेंट किए गए मूल्य को खास करके किसानों के द्वारा पाए गए जो मूल्य होते हैं उसमें क्या बैलेंस होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम खेती कर रहे हैं और संयोग से हमने 1000 रुपये लगा करके अपने 1 बीघे को पूरी तरीके से फसल उगाया। अब अगर जो एक बीघे पे हम 1000 रुपया लगा रहे हैं तो हमारी यही चॉइस होगी कि कम से कम 1000 के बदले हमें 1500-2000 रुपये प्राप्त हो। लेकिन अगर जो आपको 800 रुपये प्राप्त हो तब आप खेती करेंगे, कभी ना करेंगे, बल्कि आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन में हमें जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हम काहे का उत्पादन करेंगे। तो इसी कारण से इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको भी कैसे पाटा जाए और प्रॉफिट बेस यहाँ पे खेती को बनाया जाए उसके लिए भी यहाँ पे बात की जाती है। और साथ ही साथ जो जारी किए गए आपके समय समय पर कीमत होती है और सब्सिडी होती है उसके ऊपर ये का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सारे बिंदुओं को भी यहाँ पे देखा जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, अगर हम कृषि लागत और कृषि आयोग की बात करें तो ये संस्थान क्या है इसके बारे में भी जानिएगा। कृषि लागत और कृषि आयोग की जब बात करें तो ये हमारे यहाँ पे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके साथ ही लगता हुआ एक कार्यालय होता है। जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि यहाँ पे CACP के आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट मंत्री होती है उसी के द्वारा खरीफ और रबी फसलों के MSP की सिफारिश की जाती है। स्थापना कब हुई थी? तो वही 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यह हमारे यहाँ पे एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, यह संवैधानिक नहीं है, यह वैधानिक निकाय है। और यह किसानों के लिए क्या करता है, किसानों के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, जैसे हाइब्रिड बीज हो गए, सिंचाई की नई नई टेक्नोलॉजी हो गई या कोई नई मशीनरी है, तो उन सब चीजों के लिए भी क्या करता है, किसानों को जागरूक करता है, उनको बताता है, उनको प्रेरित करता है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो इसके सुझाव होते हैं ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते हैं। मतलब सरकार अगर जो इस निर्देश को देखना चाहती है, मानना चाहती है तो अच्छी बात है, नहीं मानना चाहती तो इसके ऊपर बिल्कुल बाध्यकारी नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आज के MSP का सेशन आपको समझ में भी आया होगा और यह बिंदु भी आपने देखा होगा कि कैसे MSP को निर्धारित किया जाता है, कौन कौन से पहलू इसमें भाग लेते हैं और कब से इसको निर्धारित किया जा रहा है। विशेष आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जो आप UPG की तैयारी करते हैं राज्य के संदर्भ में तो रोज रात 9 बजे आपका एक विशेष सेशन होता है, उसमें भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी एक नए सेशन के साथ। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।